मेरी वफात के बाद मौसम सरमा की एक इंतहाई ठठरती शाम थी जब मेरी वफात हुई। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। बीवी सुबह डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने दवाएं तब्दील की, मगर मैं खिलाफे मामूल खामोश रहा। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। जो बेटा पाकिस्तान में था वो एक तरबीती कोर्स के सिलसिले में बैरून मुल्क था। छोटी बेटी और इसका मियाँ दोनों यूनिसेफ के सर्वे के लिए कराची ड्यूटी पर थे। लाहौर वाली बेटी को मैंने फोन न करने दिया कि इसका मियाँ बेहद मसरूफ है और बच्चों की वजह से खुद इसका आना भी मुश्किल है। रहे दो लड़के जो बैरून मुल्क हैं, इन्हें परेशान करने की कोई तुक न थी। मैं, मेरी बीवी घर पर थे और एक मुलाजिम जो शाम ढले अपने घर चला जाता था। असर ढलने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि नकाहत के मारे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, बीवी को पास बिठाकर रकूम की तफसील बताने लगा जो मैंने वसूल करनी थी और जो दूसरों को अदा करनी थी। बीवी ने हल्का सा एहतजाज किया, ये तो आपकी पुरानी आदत है, जरा भी कुछ हो तो डायरी निकाल कर बैठ जाते हैं। मगर इसके एहतजाज में पहले वाला यकीन नहीं था। फिर सूरज गरूब हो गया, तारीकी और सर्दी दोनों बढ़ने लगी। बीवी मेरे लिए सूप बनाने किचन में गई। इसकी गैर हाजिरी में मैंने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें ली और मेरी जिंदगी का सूरज गरूब हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूं। फिर जैसे हवा में तैरने लगा और छत के करीब जा पहुंचा। बीवी सूप लेकर आई तो मैं देख रहा था। एक लम्हे के लिए इस पर सक्तातारी हुआ और फिर धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की। ये अजीब बात थी कि मैं सब कुछ देख रहा था मगर बोल नहीं सकता था। लाहौर वाली बेटी रात के पिछले पहर पहुंच गई थी। कराची से छोटी बेटी और मियाँ सुबह की पहली फ्लाइट से पहुंच गए। बेटे तीनों बैरून मुल्क थे, वो जल्द से जल्द भी आते तो 2 दिन लग जाने थे। दूसरे दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, अदीब, सहाफ़ी, सिविल सर्वेंट सबकी नुमाइंदगी अच्छी खासी थी। गांव से भी तकरीबन सभी लोग आए थे। ननियाल वाले गांव से मामूजाद भाई भी मौजूद थे। लहद में मेरे ऊपर जो सिलें रखी गई थी, मट्टी उनसे गुजरकर अंदर आ गई थी। बाएं पांव का अंगूठा जो आर्थराइटिस का शिकार था, मट्टी के बोझ से दर्द कर रहा था। फिर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। शायद फरिश्ते आन पहुंचे थे। इसी कैफियत में सवाल और जवाब का सेशन हुआ। ये कैफियत खत्म हुई। महसूस हो रहा था कि चंद लम्हे ही गुजरे हैं, मगर फरिश्तों ने बताया कि 5 बरस हो चुके हैं तुम्हें फौत हुए। फिर फरिश्तों ने एक अजीब पेशकश की, हम तुम्हें कुछ अरसे के लिए वापस भेज रहे हैं। तुम वहां दुनिया में किसी को नजर नहीं आओगे। घूम फिर कर अपने प्यारों को देख लो। फिर अगर तुमने कहा तो तुम्हें दोबारा नॉर्मल जिंदगी दे देंगे, वरना वापस आ जाना। मैंने ये पेशकश गनीमत समझी और हां कर दी। फिर एक मदहोशी की हालत छा गई। आंख खुली तो मैं अपनी गली में खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपने घर की जानिब चला। रास्ते में कर्नल साहब को देखा, घर से बाहर खड़े थे। इतने ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। ख्वाजा साहब बेगम के साथ वॉक करने निकल रहे थे। अपने मकान के गेट पर पहुंचकर मैं ठिठक कर रह गया। मेरे नाम की तख्ती गायब थी। पोर्च में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वफात से चंद हफ्ते पहले ताज़ा मॉडल की खरीदी थी। धचका सा लगा, गाड़ी कहाँ हो सकती है? बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियां थी, तो फिर मेरी बीवी जो अब बेवा थी क्या गाड़ी के बगैर थी? दरवाजा खुला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियां चढ़कर अपनी ऊपर लाइब्रेरी में गया। ये क्या, किताबें थी ना अलमारियां। राइटिंग टेबल, इसके साथ वाली महंगी कुर्सी, सोफा, आला मरकजी मुलाजमत के दौरान जो शील्डें और यादगारें मुझे मिली थीं और अलमारियों के ऊपर सजाकर रखी हुई थीं। बेशुमार फोटो एल्बम, कुछ भी तो वहां ना था। मैं पजमुर्दा होकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बालाई मंजिल का वसी और अरीज लाउंज भाएं भाएं कर रहा था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया। बीवी अकेली किचन में कुछ कर रही थी। मैंने उसे देखा। 5 बरसों में इतनी तब्दील हो गई थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। कैसे पूछूं कि घुटनों के दर्द का क्या हाल है। एड़ियों में भी दर्द महसूस होता था। दवाएं बाकायदगी से मयसर आ रही थीं या नहीं। इतने में फोन की घंटी बजी। बीवी बहुत देर बातें करती रही। जो उस तवील गुफ्तगू से मैं समझा ये था कि बच्चे उस मकान को फरोख्त करना चाहते थे। माँ ने मुखालफत की कि वो कहाँ रहेगी। बच्चे बाजिद थे कि हमारे पास रहेंगी। मेरी बीवी को मेरी ये नसीहत याद थी कि डेरा अपना ही अच्छा होता है, मगर वो बच्चों की जिद के सामने हथियार डाल रही थी। इतने में मुलाजिम लाउंज में दाखिल हुआ। ये नौजवान अब उधेड़ उम्र लग रहा था।
मैं इसका लिबास देखकर ठिठक गया। इसने मेरी कीमती ब्रांडेड कमीज जो हांगकांग से खरीदी थी पहनी हुई थी। नीचे वो पतलून थी जिसका फैब्रिक मैंने इटली से खरीदा था। अच्छा, तो मेरे बेशबहा मलबूसात मुलाजमों में तकसीम हो चुके थे। मैं 1 साल लोगों की निगाहों से गायब रहकर सबको देखता रहा। एक एक बेटे बेटी के घर जाकर इनकी बातें सुनी। कभी कभार ही अब्बा मरहूम का यानी मेरा जिक्र आता, वो भी सरसरी सा। हाँ, जैनब मेरी नवासी अक्सर नाना अबू का तस्करा करती। एक दिन माँ से कह रही थी, अम्मा ये बांस की मेज कुर्सी नाना अबू लाए थे ना जब मैं छोटी सी थी, इसे फेंकना नहीं। अब इनके मुलाजमों ने मेरी किताबें भी अलमारी से हटा दी थी। एक चक्कर मैंने कब्रिस्तान का लगाया। मेरी कब्र का बुरा हाल था। घास उगी थी, कतबा परिंदों की बीटों से अटा था। साथ वाली कब्रों की हालत भी ज्यादा बेहतर न थी। 1 साल के जायजे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी मौत से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा था, जरा भर भी नहीं। बीवी याद कर लेती थी, ताहम बच्चे पोते नवासे पोतियां सब मुझे भूल चुके थे। दुनिया रवां दवां थी, कहीं भी मेरी जरूरत न थी, घर में न बाहर। हवाई जहाजों की रफ्तार 4 गुना बढ़ चुकी थी। फर्ज कीजिए मैं फरिश्तों से इल्तमास करके दोबारा दुनिया में नॉर्मल जिंदगी गुजारने आ भी जाता तो कहीं भी वेलकम ना कहा जाता। बच्चे परेशान हो जाते, इनकी जिंदगियों के अपने मंसूबे और प्रोग्राम थे जिनमें मेरी गुंजाइश कहीं ना थी। हो सकता था कि बीवी भी कह दे कि तुमने वापस आकर मेरे मसाइल में इजाफा कर दिया है। मकान बिक चुका था, मैं तन्हा तो किसी बच्चे के पास रह लेती, 2 को अब वो कहां संभालते फिरेंगे। दोस्त थोड़े बहुत बाकी बचे थे, वो भी अब बीमार और चल चलाऊ के मराहिल तय कर रहे थे। मैं वापस आता तो दुनिया में मुकम्मल तौर पर अनफिट होता, नए लिबास में पेवंद की तरह, जदीद बस्ती में पुराने मकबरे की तरह। मैंने फरिश्ते से राब्ता किया और अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दी, मैं वापस कब्र में जाना चाहता हूं। फरिश्ता मुस्कुराया। इसकी बात बहुत मुख्तसर और जामिया थी। हर इंसान यही समझता है कि इसके बाद जो खला पैदा होगा वो कभी भरा नहीं जा सकेगा, मगर वो ये नहीं जानता कि खला तो कभी पैदा ही नहीं होता। हमारे दिमागों में भी यही सोच है कि ये घर, ये कारोबार, ये नौकरी, ये दुनिया की, घर की, बच्चों की जरूरतें और सारे कामकाज मेरी वजह से ही जारी हैं। अगर मैं ना रहा तो दुनिया की गर्दिश रुक जाएगी। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। ऐ लोगो, लौट आओ अपने रब की तरफ जो बेहद मेहरबान और रहीमो करीम है।